Hello students, I am Professor Neeta Funchanda Gaikwad. Welcome back to our free education channel English Master. So बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 साइंस टेक्स्ट बुक सीरीज का आपका जो लेसन नंबर 10 है दैट इज डिजास्टर मैनेजमेंट एंड यस ऑफ कोर्स चैनल को आप सबका जो प्यार और सपोर्ट मिल रहा है उसके लिए थैंक यू सो मच। और हमारे इस चैनल पे ज्यादा से ज्यादा दो स्टूडेंट्स ऐड होते जा रहे हैं। सो आई रियली अप्रिशिएट योर लव एंड सपोर्ट आवर इंग्लिश मास्टर चैनल। कीप सपोर्टिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो चलिएगा आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे फुल लेक्चर इन द वन सेशन ओनली, ठीक है। सो बच्चों डिजास्टर, लेट मी जस्ट टेल यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। दिस वर्ड डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि आपदा प्रबंधन इसे बोलते हैं। आपदा यानी क्या कि जब आपको पता है कि भूकंप आता है, राइट, अर्थक्वेक आप जिसको बोलते हैं, सुनामी आती है, सो इससे क्या होता है, हमारा नुकसान होता है बहुत बड़ी मात्रा में। सो इसे क्या कहते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर क्या होता है, नेचुरल कैलामिटीज इसमें आ जाती है। सो हम ये लेसन में आगे पढ़ेंगे कि व्हाट इसका आगे क्या होता है मीनिंग। और यहाँ पे आपको क्या बोला है, ऑब्जर्व एंड डिस्कस, देखो और चर्चा करो। So this is the image number 10.1 which is in your textbook, that is various news items about disasters। कि यहाँ पे देखिए महाड ब्रिज कोलैप्स, यानी कि महाराष्ट्र में जो महाड गांव है वहां का जो ब्रिज था वो बीच में क्या हो गया था, गिर गया था, कोलैप्स हो चुका था। तो इसके बारे में ये न्यूज है। सो दीज आर सम न्यूज विच आर इन द वेरियस रीजनल लैंग्वेजेस। सो इससे हमें क्या पता चल जाता है कि जब भी कोई आपदा आती है तो उससे क्या होता है, बहुत बड़ी मात्रा में हमारा नुकसान हो जाता है। कैन यू टेल, तो बच्चों क्या आप बता सकते हो, इज इट पॉसिबल टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ लाइफ कॉज्ड बाय लाइटनिंग। कि देखिए क्या बिजली गिरने से होने वाली जो जीवित हानि है उसको टाला जा सकता है क्या। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट शुड बी डन टू प्रिवेंट द बर्न्स ऑन अ फार्म फ्रॉम गेटिंग वॉश्ड अवे इन द रेनी सीजन। कि जब बारिश का मौसम होता है तो खेत की मेड़े बहने से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाई डू वी एक्सपीरियंस वाटर स्कैरसिटी। पानी की कमी क्यों होती है, यानी कि अभी चल रहा है ना हमारे यहाँ पे इंडिया में कि बहुत सारी जगह पे हफ्ते में एक बार पानी नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा, राइट। सो ऐसा क्यों होता है बच्चों। सो इन सभी के आंसर्स आपको मिलेंगे। दैट इज वी हैव स्टडीड 2 टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स नेमली मैन मेड एंड नेचुरल डिजास्टर्स। कि लास्ट ईयर क्लास 6 में आपने पढ़ा है कि 2 प्रकार की डिजास्टर्स होते हैं, लाइक मैन मेड यानी कि जो मनुष्य खुद बनाता है, निर्माण करता है, मनुष्य की खुद की गलतियों की वजह से होता है। एंड द सेकेंड वन इज नेचुरल, जो नेचर जो होता है, नेचर की वजह से होता है। इनटू विच कैटेगरीज डू द डिजास्टर शोन इन द न्यूज आइटम अबव फॉल। तो अभी ये जो कुछ न्यूज़ेस यहाँ पे है तो पूछा है कि आप बताओ कि ये किस में से आता है, मैनमेड आता है या फिर नेचुरल डिजास्टर्स में वो आते हैं न्यूज। सो वी कैन प्रिवेंट सर्टेन डिजास्टर्स की वातावरण में कुछ बदलाव होने के कारण जो कुछ ये हानि होती है, तो इन आपदाओं के लिए सावधानियां बरतना बहुत आवश्यक है। व्हाइल इट इज नेसेसरी टू टेक प्रिकॉशंस इन द केस ऑफ सम अदर डिजास्टर्स। प्रिकॉशन यानी कि सावधानी बरतना। नेचुरल एंड मैनमेड डिजास्टर्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। देखिएगा मनुष्य की वजह से होने वाली जो कैलामिटीज है और जो नेचुरल डिजास्टर्स है इनका एक दूसरे से कोई ना कोई ताल्लुक जरूर होता है। Natural disasters such as like strikes, cloudbursts, storms, etc. occur due to changes in the weather. वातावरण में जो बदलाव होता है उसके कारण अकाल, बिजली का गिरना, बादल का फटना, तूफान इत्यादि स्वरूप की कौन सी नेचुरल कैलामिटीज हम इसे बोल सकते हैं। निसर्ग निर्मित जो आपदा है वो उत्पन्न हो जाती है। There is the possibility of damage to property in such natural calamities। और आप सबको पता है कि ऐसे प्राकृतिक आपदाओं से क्या होता है, मनुष्य हानि, जीवित हानि जिसे हम बोलते हैं। बहुत सारी जो एनिमल्स हैं, जो बर्ड्स है या फिर जो पीपल्स है, ठीक है, सो उनका क्या होता है, उनकी जान चली जाती है, इसे जीवित हानि कहते हैं। वित्तीय हानि होती है यानी कि बिजनेसेस जो है या फिर और जो लॉस होता है इकोनॉमिकली वो इसमें आ जाता है। सो हु इज टू बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। सो बच्चों इसके लिए कौन जिम्मेदार है एंड व्हाट कैन वी डू टू डील विद दिस लॉसेस। और ये अगर नहीं होना है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। सो चलिएगा
यहाँ पे देखिएगा आपके सामने है इमेज नंबर 10.2, फेमाइन वाटर स्कैरसिटी। इसको बोलते हैं फेमाइन यानी अकाल पड़ना, वाटर स्कैरसिटी यानी कि पानी की कमतरता आपको वहां पर निर्माण हो जाती है। What is famine? The condition that arises due to long-term and severe scarcity of food grains and water is called famine. यानी कि अनाज और पानी की दीर्घकालीन और तीव्र कमी से जो उत्पन्न होने वाली स्थिति है उसे हम अकाल या फिर famine कहते हैं। Famines can be very severe. Although the main cause of famine is natural phenomena, yet a famine condition is created by some human activities besides some natural events. देखिए बच्चों कि सामान्यतः जो अकाल है इसका प्रमुख कारण क्या होता है, नेचुरल होता है, और फिर भी कुछ मैनमेड जो एक्टिविटीज है, ठीक है, मानव से जो कुछ भी ह्यूमन एक्टिविटीज जो होती है तो उससे क्या होता है, उससे भी ये परिस्थिति निर्माण हो सकती है। सो थिंक, जरा सोचो बच्चों, व्हाट वुड हैपन इफ नो फूड वर ग्रोन ड्यूरिंग वन होल ईयर। देखो अगर साल भर खेत से अनाज ही नहीं पैदा हुआ, अगर अनाज उत्पादन ही नहीं हुआ तो क्या करेंगे। ऑफ कोर्स अगर इसका सवाल हम देखेंगे तो अनाज की कमतरता जो है, अनाज की जो कमी है वो बहुत ज्यादा तरीके से आपको महसूस होगी, खाने की बहुत प्रॉब्लम्स निर्माण होगी, या फिर रेट बढ़ जाएंगे, महंगाई बढ़ जाएगी। देयर आर सो मेनी थिंग्स हो सकते हैं अगर ऐसा हुआ तो देखो बच्चों यहाँ पर कि कॉजेज ऑफ फेमाइन की अकाल के कारण क्या है। ड्राफ्ट यानी सूखा, हेवी रेन्स यानी कि बहुत अतिवृष्टि हम इसे बोलते हैं, बहुत जोरों की बारिश होना, एंड फ्लड यानी कि बाढ़ आना, क्रॉप्स गेटिंग वॉश्ड अवे और डैमेज्ड इन द फ्लड, बाढ़ आने की वजह से जो फसलें हैं वो पानी में बह जाना, एनवायरमेंटल चेंजेस सच एज टेम्परेचर चेंज। ये एनवायरमेंटल यानी कि तापमान में जो चेंजेस होते हैं उसमें टेम्परेचर चेंज होता है, यानी कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ना या फिर बहुत ज्यादा टेम्परेचर कम होना, स्टॉर्म्स यानी कि जो हम कहते हैं ना तूफान, कोल्ड वेव्स और फॉग जिसे हम कहते हैं ठंडी हवा या फिर कोहरा, डैमेज ऑफ क्रॉप्स बाय एनिमल्स लाइक माइस एंड रैट्स, और चूहे और घूस आदि प्राणियों द्वारा होने वाली फसलों की हानि है, अटैक ऑफ पेस्ट या फिर जो कीड़े वगैरह अटैक करते हैं फसलों पे, लॉकस्ट और डिजीज ऑफ क्रॉप्स यानी फिर जो अपना अनाज है उस पे जो अलग अलग प्रकार की बीमारियां होती है वो, और नेचुरल कैलामिटी लाइक अर्थक्वेक एटसेट्रा। नेचुरल कैलामिटी में क्या है, भूकंप जैसी जो भी प्राकृतिक हानि है। सो ये सब कारण है जिससे वजह से हमें क्या होता है, अकाल की परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। आर सम ऑफ द कॉजेज ऑफ फेमाइन ऑफ दिस, ड्राफ्ट इज द मेन कॉज। इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि सूखा पड़ना। मैन मेड कॉजेज ऑफ फेमाइन इंक्लूड वॉर। देखिए अभी ये सब नेचुरल कैलामिटीज हैं जो नेचर से निर्मित इसकी होती है, लेकिन मैन मेड जो इंसान खुद करता है वो क्या है, वॉर यानी युद्ध का कारण होना, युद्ध करना, इंटरनल अनरेस्ट अंतर्गत अशांति होना, एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट रूट्स यातायात के लिए मार्गों का अभाव होना, अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ लोक संख्या वृद्धि, इन सभी चीजों से क्या होता है, दीज आर द रीजंस या फिर कॉजेज ऑफ फेमाइन, अकाल के ये कारण है। देयर आर रिकॉर्ड्स ऑफ लॉस ऑफ लाइफ कॉज्ड बाय सेवरल फेमाइन्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। देखिए पूरी दुनिया में बच्चों, पूरी दुनिया में जो विभिन्न प्रदेश हैं वहां पे भयानक जो अकाल है वो पड़ने से बहुत ही बड़ी मात्रा में जनहानि के समाचार आते हैं। एशिया हैज टर्न आउट टू बी द मोस्ट फेमाइन अफेक्टेड कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में एशिया विश्व का प्रमुख अकालग्रस्त महाद्वीप है। A majority of the famine occurred in drought prone and flood affected regions. देखिए ज्यादातर अकाल सूखे और बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में ही पड़ते हैं, और among the most dreadful famine that have occurred in the world are the famines that affected India and China. विश्व में जो भी भीषण अकाल अभी तक पड़े हैं उनमें से सबसे भीषण और प्रमुख अकाल जो पड़े हैं तो वो भारत और चीन, ये दो देशों में ही पड़े हैं। इन द पास्ट देखिएगा कि अगर इतिहास में हम जाके देखते हैं, फेमेन्स आर नॉट अ न्यू फेनोमिनन, कि अकाल कोई आज के समय की समस्या नहीं है। The problems of drinking water, food and fodder for animals date back to historic times. पीने का पानी हो, भोजन हो, जानवरों के चारे का अभाव हो, ये पहले समय में भी था, अतीत में भी था।
Chhatrapati Shivaji Maharaj and Chhatrapati Shahu Maharaj implemented many schemes to overcome the famines of their time. देखिएगा, छत्रपति शिवाजी महाराज और शाहू महाराज जी जो थे, उनके कार्यकाल में भी अकाल पड़ता था, लेकिन उस पर नियंत्रण के लिए उन्होंने बहुत सारी योजनाएं जो थी वो बनाई थी और उस पे काम भी किया था. देयर वाटर सप्लाई एंड वाटर स्टोरेज स्कीम्स आर आइडल इवन इन टुडेज सर्कमस्टेंसेस. उन्होंने पानी वितरण और पानी भंडारण की जो योजना की थी वो आज के परिस्थिति में भी आदर्श है. You too can make schemes like this to face future crises and disasters. तो आने वाले संकटों की और आपदा का सामना करने के लिए हम भी ऐसी योजनाएं बना सकते हैं which will be of use not only your own life in the future but also for society at large. जो केवल आपके जीवन के लिए नहीं परंतु समाज के लिए भी उपयोगी साबित हो सकते हैं. मालिक अंबर इम्प्लीमेंटेड अ कैनल स्कीम फॉर ड्रिंकिंग वाटर इन औरंगाबाद. देखिए, औरंगाबाद में मालिक अंबर ने पीने के पानी के लिए एक नहर योजना बनाई थी. इट एग्जिस्ट इवन टुडे, और आज भी यह अस्तित्व में है. ऐसी जो इंफॉर्मेशन है, कलेक्ट मोर इंफॉर्मेशन अबाउट इट, ऐसी ढेर सारी इंफॉर्मेशन आप जमा कर सकते हो. देखिए, व्हाट कैन वी डू टू ईज द सेवेरिटी ऑफ अ फेमाइन, कि अकाल की तीव्रता कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं. तो नंबर 1, प्लान्ड यूजेस ऑफ वाटर एंड रीयूज ऑफ वाटर. एक तो पानी का योजनाबद्ध उपयोग करो या फिर उसका रीयूज करना आना चाहिए, उसके कुछ जो तरीके हैं वो अपनाने चाहिए. नंबर 2, क्या कर सकते हैं, प्रॉपर प्लानिंग ऑफ वाटर कंजर्वेशन एंड हार्वेस्टिंग एट द लोकल लेवल, यानी स्थानीय स्तर पर जल संधारण के लिए योजना बनानी पड़ती है, वो बना सकते हैं. नंबर 3, क्या कर सकते हैं हम, लार्ज स्केल प्लांटेशन ऑफ ट्रीज एंड प्रिवेंशन ऑफ डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन यानी कि जो वृक्षों को हम तोड़ते हैं, जंगल को जो तोड़ते हैं, जंगल में जो पेड़ काटे जाते हैं बहुत सी मात्रा में, तो क्या कर सकते हैं हम, बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण करना और वो डिफॉरेस्टेशन जो है उसको कम करने का प्रयास कर सकते हैं. नंबर 4, मेकिंग एप्रोप्रिएट चेंजेस इन प्लान्स टेकिंग इनटू अकाउंट द वेदर फोरकास्ट. सबसे महत्वपूर्ण, जलवायु में संभवित जो भी चेंजेस होते हैं उसका जो भी फोरकास्ट होता है यानी पूर्वानुमान जो है उसके अनुसार वो योजनाएं बनाकर उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. सो दीज आर सम थिंग्स कि हम अकाल से बचने के लिए ये सारी चीजें हम कर सकते हैं. सो बच्चा, आप मुझे अभी बताइएगा कि आर वी रिस्पॉन्सिबल फॉर फेमाइन, कि क्या हम अकाल के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. नंबर 1, वाटर शॉर्टेज इज इंक्रीजिंग एज द बैलेंस बिटवीन रेनफॉल एंड पॉपुलेशन इज डिस्टर्ब. बारिश और जनसंख्या का संतुलन बिगड़ने से पानी का अभाव बढ़ रहा है. नंबर 2, though there has been a very high rise in the production of food grains as a result of the green revolution. देखिएगा, हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि हरित क्रांति के कारण अनाज उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि तो हुई है, लेकिन द बैलेंस ऑफ द एनवायरमेंट हैज बीन लॉस्ट ड्यू टू यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड वीडिसाइड्स. देखिए बच्चों कि ये केमिकल फर्टिलाइजर्स यानी कि जो खेत में रासायनिक खादों का उत्पादन उपयोग किया जाता है, पेस्टिसाइड्स यानी कीटकनाशक और वीडिसाइड्स यानी तृणनाशक. इन सारी चीजों से क्या होता है कि जो भी अनाज हमारे पेट में जा रहा है वो प्योर ऑर्गेनिक नहीं है. ठीक है, उसमें बहुत सारे रसायन हमारे शरीर में जाते हैं और इसकी वजह से भी बहुत सारा प्रॉब्लम होता है. पानी का अमर्यादित दोहना करना, अनलिमिटेड लिफ्टिंग ऑफ वाटर, इरोजन ऑफ लैंड यानी कि मिट्टी का क्षरण होना, मिसयूज ऑफ वाटर, पानी का दुरुपयोग करना. सो बच्चों, यहाँ पे क्या बोला है, लार्ज स्केल ट्री प्लांटेशन, नो फेमाइन, नो लैंड इरोजन, यानी कि नहीं अकाल, नहीं मिट्टी का क्षरण, अब हम करेंगे वृक्षारोपण. ये एक प्रकार का बहुत ही अच्छा यहाँ पर वो जो बात है यहाँ पर कही है. कंपोज अ वैरायटी ऑफ सच स्लोगन्स एंड यूज देम ड्यूरिंग एनवायरमेंट अवेयरनेस रैलीज. अभी एनवायरमेंट अवेयरनेस यानी कि जो प्रभात फेरी वगैरह निकालते हैं ना एनवायरमेंटल डे के दिन पे, तो उस दिन आप इस तरह के अलग अलग जो नारे हैं वो तैयार करके यूज कर सकते हैं उसका. अभी हमने देखा फेमाइन के जो कॉजेस थे उससे कैसे बचा जा सकता है, हाउ टू टेक केयर, कि बाबा क्या करना चाहिए अगर आपदा वैसी आती है. सो दैट इज द फर्स्ट डिजास्टर हमने देखा. द सेकेंड इज क्लाउड बर्स्ट. क्लाउड बर्स्ट यानी कि बादल फटना. कैन यू टेल, क्या बता सकते हो बच्चों, व्हाट कॉजेस रेन,
कि बारिश कैसे होती है? यस, आपने तो छठी कक्षा तक पढ़ा है। Sometimes the water coming down from rain clouds does not reach the land in the form of rain. बच्चों, यानी कि कभी कभी बरसात वाले बादलों से आने वाला पानी बारिश के रूप में जमीन पर न गिरकर जमीन के गर्म तापमान के कारण उसकी क्या बन जाती है? इंस्टेड ड्यू टू वेरी हाई टेम्परेचर नियर द लैंड, अगर बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर होगा जमीन के ऊपर, इट वेपोराइजेस एंड गोज बैक इनटू द सेम क्लाउड। वेपोराइज यानी क्या होता है कि उसका बाष्पीभवन होता है, वो पुनः बाष्प बनकर बादल में चले जाते हैं। एज अ रिजल्ट, इसका जो रिजल्ट होता है, द अमाउंट ऑफ वेपर इन दोस क्लाउड्स बिकम्स वेरी हाई, तो परिणाम स्वरूप बादलों में वाष्प की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और ड्यू टू रैपिड condensation it rains suddenly over specific and small region at a rate of 100 mm per hour or more. This is known as cloud burst. तो क्या होता है बच्चों की, बहुत ज्यादा जब बादल में वाष्प की मात्रा बढ़ जाती है तो जो संघनन क्रिया वहां पर होती है, उसके वजह से क्या होता है, छोटे भूभाग पर लगभग 100 मिलीमीटर प्रति घंटा या उससे अधिक मात्रा में बारिश होती है और इसे ही हम कहते हैं बादलों का फटना। सो डू यू नो बच्चों, क्या आपको पता है? A cloud burst occurred at Leh Ladakh on 6th August 2010 कि 6 अगस्त 2010 में जो लद्दाख में लेह करके जो एक जगह है, वहां पे क्या हुआ था, बादल फटने का एक इंसिडेंट हुआ था। द क्लाउड बर्स्ट दैट अक्योर्ड इन मुंबई ऑन 26 अगस्त 2005 वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड अनफॉरगेटेबल। जो हम सबको पता है कि 26 अगस्त 2005 को मुंबई में भी ऐसा हुआ था, बादल फटने की वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम हो चुका था। ऑन दैट डे इट रेन्ड अबाउट 950 मिलीमीटर, दैट इज 37 इंचेस इन 8 to 10 hours एंड द एंटायर सिटी ऑफ मुंबई वाज वाटरलॉक्ड एंड फ्लडेड। उस दिन क्या हुआ था, 26 जुलाई 2005 को मुंबई में जो बादल फटने की घटना हुई थी, क्लाउड बर्स्ट, तो उस दिन 8 से 10 घंटों में लगभग 950 मिलीमीटर पानी यानी 37 इंच की बारिश हुई थी और इससे पूरी की पूरी बॉम्बे क्या हो गया था, पानी में चला गया था, यानी कि जलमय हो गया था। तो चलिएगा, अपना दिमाग लगाओ, अभी थोड़ी दिमाग की बत्ती जलानी है। दैट इज व्हाई शुडंट वी वेट एट द फुट हिल व्हाइल इट इज रेनिंग हेवीली। मुसलधार बारिश होते समय पहाड़ों के नीचे क्यों नहीं रुकना चाहिए बच्चों? फुट हिल यानी कि पहाड़ों के नीचे। तो इसका रीजन आपको ढूंढ के निकालना है और अपने नोटबुक में लिखना है, अपने सब्जेक्ट टीचर को बताना है कि मूसलाधार बारिश जब होती है, बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही है, तो पहाड़ के नीचे हमें क्यों नहीं रुकना चाहिए। तो अभी जो घटनाएं घट रही है उससे आपको इसका आंसर जरूर मिलेगा। फ्लड, देखिएगा, दिस इज द थर्ड डिजास्टर, नेचुरल कैलामिटी फ्लड यानी क्या, बाढ़ आना, इसको हम महाबाढ़ भी बोल सकते हैं। चलिएगा फिर से याद करते हैं, लेट्स रिकॉल व्हाट इज मीन्ड बाय फ्लड, यानी कि बाढ़ का मतलब क्या है, व्हाट आर द इफेक्ट्स, और उससे क्या क्या होता है, उसके परिणाम क्या है। वी हैव ऑलरेडी लर्न्ड अबाउट फ्लड्स एंड द इफेक्ट्स ऑफ फ्लड्स। पिछली कक्षा में आपने पढ़े हैं कि बाढ़ और उसके परिणाम क्या है। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द फ्लड्स दैट हैव अक्योर्ड एट वेरियस प्लेसेस इन महाराष्ट्र इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। अभी जो भी घटनाएं घट रही है, हिमाचल प्रदेश में घट रही है या फिर महाराष्ट्र में, पूरी इंडिया में आपको कहीं ना कहीं ये न्यूज पढ़ने को मिल रही है कि बाढ़ की वजह से क्या क्या नुकसान हो रहा है। गाड़ियां पानी में जा रही है, बिल्डिंग्स पानी में बह जा रहे हैं, बहुत सारे लोग मर चुके हैं, बहुत सारे एनिमल्स, बर्ड्स, बहुत नुकसान हो चुका है। तो ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, आपके नोटबुक में नोट डाउन करनी है और आपके सब्जेक्ट टीचर को दिखाना है। सो बच्चों, यहाँ पे क्या बोला है कि प्रोटेक्टिव मेजर्स इन व्यू ऑफ फ्लड्स, अगर ऐसी बाढ़ आती है तो इस समय हम क्या कर सकते हैं, सुरक्षात्मक उपाय क्या कर सकते हैं। दैट इज नंबर 1, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मॉल डैम्स इन माउंटेनियस रीजन्स, कि पहाड़ी प्रदेशों में हम छोटे बांध बना सकते हैं। नंबर 2, कंस्ट्रक्शन ऑफ परकोलेशन टैंक्स, देखिएगा इसे हम कहते हैं पाझर तालाब, इसकी हम निर्मित कर सकते हैं। मेकिंग रिवर बेड्स फ्लैट, नदियों के जो तट है वो कृत्रिम पद्धति से हम सीधे कर सकते हैं। कल्टीवेशन ऑफ न्यू फॉरेस्ट, नए जंगल बनाएंगे। करेक्टिंग रिवर्स, नदियों को अगर जोड़ेंगे तो बाढ़ की समस्या ही नहीं रहेगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश द नेशनल फ्लड कमीशन इन 1976, भारत सरकार ने सन 1976 में राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना की। द कमीशन हैज मेड स्पेशल एफर्ट्स टुवर्ड्स द कंट्रोल ऑफ फ्लड्स, तो यह कमीशन ने क्या किया था कि बाढ़ नियंत्रण के लिए विशेष प्रयत्न
इनके द्वारा किए गए थे। अ प्लान रिगार्डिंग फ्लड कंट्रोल इज केप्ट रेडी फ्रॉम नेशनल लेवल टू विलेज लेवल। देखिएगा, राष्ट्रीय स्तर से गांवों तक बाढ़ नियंत्रण के लिए योजना तैयार की जाती है। लार्ज स्केल डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी एंड लॉस ऑफ लाइफ कैन बी अवॉइडेड बिकॉज ऑफ दिस प्लान। और इन योजनाओं द्वारा बड़े पैमाने पर वित्तीय और जनहानि को टालने में सहायता भी मिलती है। सो बच्चों, लाइटनिंग यानी क्या कि बिजली गिरना। सो अभी ये एक नेचुरल कैलामिटी है। तो कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो? नंबर 1, हैव यू सीन अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग इन द स्काई व्हेन, कि क्या आपने आकाश में चमकने वाली को बिजली को देखा है और कब देखा है? नंबर 2, व्हाट कॉजेस ऑफ लाइटनिंग, सो बिजली कैसे निर्मित होती है? You have learnt about generation of electric charge and lightning strikes in the lesson on static electricity। अभी इससे पहले का हमारा जो लेसन था दैट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्थिर विद्युत। सो उसमें हमने पढ़ा है कि बिजली की निर्मित कैसी होती है और बिजली गिरने के बारे में हमने थोड़ी इंफॉर्मेशन वहां से भी कलेक्ट की है। So in this lesson, इस लेसन में we shall learn something more about lightning and the measures for protection from it। तो हम पढ़ेंगे बिजली की कुछ और विशेषताएं और उससे बचे जाने के उपाय। सो देखिए बच्चों, यहाँ पे वंडरफुल थिंग्स टू नो, लाइटनिंग टेम्परेचर मोर इंटेंस देन द सन, कि आश्चर्यजनक है लेकिन किंतु सत्य है कि बिजली का तापमान सूर्य से ज्यादा होता है। नॉट ऑल लाइटनिंग स्ट्राइक द ग्राउंड, देखिए आकाश में चमकने वाली सभी बिजलियां जमीन पर ही नहीं गिरती है। इनफैक्ट बल्कि अबाउट 95% ऑफ द लाइटनिंग फ्लैशेस आर लिमिटेड टू द स्काई, कि 95% बिजलियां आकाश में ही होती है। ओनली 5% ऑफ लाइटनिंग रीचेस द ग्राउंड, उसमें से केवल 5% ही बिजलियां जमीन तक पहुंचती है। लाइटनिंग कैन बी जनरेटेड विद इन 1 क्लाउड, बिटवीन 2 क्लाउड्स और बिटवीन अ क्लाउड एंड द ग्राउंड। बिजली एक बादल में, 2 बादलों में या बादल तथा जमीन के बीच में उत्पन्न होती है। About 40 lightning flashes occur per second in the atmosphere। देखिए वायुमंडल में एक सेकंड में लगभग 40 बिजलियां चमकती है। The temperature generated by lightning is higher than that of the sun, कि बिजली से निर्मित तापमान सूर्य के तापमान से अधिक होता है। Due to this high temperature, the air under high pressure expands suddenly and a loud crashing sound is heard। और इतने अधिक तापमान के कारण अत्यधिक दाब के अंतर्गत आई हुई हवा का अचानक प्रसरण होता है और उससे क्या होता है, जोर से गड़गड़ाहट होती है। डू यू नो बच्चों, क्या आपको पता है लाइटनिंग स्ट्राइक्स ओपन ग्राउंड मैक्सिमम टाइम्स, खुले मैदान में बिजली गिरने की सबसे ज्यादा आशंका होती है, चांसेस होते हैं। द वर्ल्ड्स मोर्टालिटी रेट ड्यू टू लाइटनिंग इज लो, बिजली गिरने से प्रभावित व्यक्तियों की मृत्यु होने की संभावना कम होती है। However, survivors of lightning strikes suffer long term effects, लेकिन जिन व्यक्तियों पर ये बिजली गिरना ये होता है तो उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी उनको सफर करने पड़ते हैं लॉन्ग समय तक। इमीडिएट ट्रीटमेंट ऑफ लाइटनिंग अफेक्टेड पर्सन कैन सेव देयर लाइफ। अगर समझ लीजिए बिजली गिरने से प्रभावित व्यक्तियों का अगर तुरंत इलाज किया जाए तो उनकी जान बचाई जा सकती है। A study of places struck with lightning show that it happens more on open ground than under a tree or near water। अभी तक की जो भी यानी कि स्टडी है उससे क्या पता चलता है कि बिजली गिरने के स्थान का अगर हमने एक अभ्यास किया तो बिजली गिरने की आशंका खुले मैदानों में सबसे अधिक होती है। एंड हम कहते हैं ना कि वृक्ष के नीचे खड़े रहने से बिजली गिरती, लेकिन उससे ज्यादा खुले मैदान में बिजली गिरती है। Mishaps have occurred most often when a person is at a high place or near a tall object। सामान्यतः ऐसी दुर्घटनाएं व्यक्ति के किसी ऊंचे स्थान या किसी ऊंची वस्तु के पास होने पर घटित हुई है। देखिए बच्चों, अभी यहाँ पे what precautions will you take during thunderstorms? बिजली कड़कते समय कौन कौन सी सावधानियां लेनी चाहिए? नंबर 1, do not stand on open ground or below a tree। खुले मैदान वृक्ष के नीचे मत खड़े रहिए। Do not go to a high location or climb a tree। उसी प्रकार ऊंचे स्थान पेड़ पर मत छोड़ो। नंबर 2, do not stand near an electric pole, a telephone pole, a tower, etc। देखिए बच्चों, जो इलेक्ट्रिक पोल होता है बिजली का खंबा या फिर टेलीफोन का खंबा जो है, दूरध्वनि का खंबा जिसे बोलते हैं, टावर जो रहते हैं, उनके पास आपको नहीं खड़ा रहना है। अभी बारिश के मौसम में ज्यादा बिजली गिरती है तो अभी आपको ये सारे प्रिकॉशंस लेने हैं। नंबर 3, डू नॉट लीन ऑन वायर्ड फेंसेस अराउंड अ फार्म, अ कंपाउंड, अ गार्डन और अ हाउस। देखिए गांव
खेत या फिर आवार बगीचे और घर के चारों ओर जो तार के कंपाउंड होते हैं उसको आपको टच नहीं करना है। Number 4, if you are on a two-wheeler, a bicycle or tractor or a boat, get off immediately and go to a safe place. यदि आप टू व्हीलर पे हो, साइकिल पे हो, ट्रैक्टर है या फिर आप बोट में हो तो आपको क्या करना है, तुरंत उतरकर सेफ जगह पे जाना है। Number 5, do not gather all together in one place. ज्यादा लोग एक साथ एक जगह पे मत खड़े रहिए। Number 6, take care to keep a distance of 15 feet between any two persons. दो व्यक्तियों के बीच में लगभग 15 फीट की दूरी आपको बनाए रखनी है। Number 7, do not use plugged in electrical appliances. देखिए बच्चों, प्लग से जुड़े गए विद्युत उपकरणों का उपयोग नहीं करना है। Do not use a mobile or telephone. देखिए, जब भी ऐसा होता है तो आपको मोबाइल और टेलीफोन नहीं यूज करना है। Number 8, stand on dry wood, a plastic sheet, sack और jute cloth और dry leaves. पैर के नीचे सूखी लकड़ी, प्लास्टिक, टाट की बोरी या फिर सूखी खरपतवार आपको रखनी है। Number 9, keeping your feet together, support yourself on the soles of your feet, placing your hands on your knees and crouch low. इसका मतलब है कि दोनों पैर इकट्ठा करना है, घुटनों पर दोनों हाथ रखकर पैरों के तलुओं पर आपको बैठ जाना है। Number 10, स्विमर्स और फिशरमैन शुड इमीडिएटली कम आउट ऑफ द वाटर. जो भी तैरने वाले व्यक्ति या फिर मछुआरे उन्होंने पानी से जल्दी बाहर निकलना है. नंबर 11, अ पूका हाउस इज द सेफेस्ट प्लेस. पक्का घर सबसे अच्छा है. फाइंड आउट इफ देयर इज अ लाइटनिंग कंडक्टर ऑन एनी टॉल बिल्डिंग नियर योर हाउस. देखिए अपने घर के आसपास ऊंची इमारत पर क्या तड़ित रक्षक लगा है, यानी कि लाइटनिंग कंडक्टर अगर लगा है तो इसकी थोड़ी जानकारी लीजिए. इफ नेसेसरी गेट अ लाइटनिंग कंडक्टर फिटेड ऑन योर हाउस. अगर नहीं है तो अपने घर के ऊपर ये लगवा लो, अपने बिल्डिंग के वहां पे लगवा लो. ठीक है. सो माय फ्रेंड, इंटरनेट की वजह से हमें क्या पता चल सकता है और क्या इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं, दैट इज विजिट द वेबसाइट www.ndma.government.gov.in. ये वेबसाइट पे जाओ एंड कंपाइल इंफॉर्मेशन अबाउट डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट. यहाँ पे आपको डिजास्टर और डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है. अभी देखते हैं नेक्स्ट जो नेचुरल कैलामिटी है, डिजास्टर है, वो है वोल्केनो. वोल्केनो का मतलब होता है ज्वालामुखी. अ वोल्केनो इज अ नेचुरल इवेंट और फिनोमिनन. ज्वालामुखी एक प्राकृतिक आपदा है. द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज वेरी हॉट. जैसे कि हमने पढ़ा है जियोग्राफी में, पृथ्वी के अंतर्गत भाग में बहुत ही अधिक तापमान है. Movement of hot substances continuously occur from the interior towards the surface of the earth. क्या होता है, जमीन पर ज्वालामुखी के विस्फोट से जो पदार्थ बाहर आ जाते हैं वही पदार्थ क्या होते हैं, as a result sometimes the solid, liquid and gaseous substances below the earth's crust are pushed towards the crust. कि वही पदार्थ समुद्र के ज्वालामुखी में भी निर्मित होते हैं और समुद्र में ज्वालामुखी के विस्फोट के परिणाम स्वरूप बच्चों देखिए कि ये कुछ चीजें यहाँ पे हमें बहुत ही ज्यादा परेशान कर देती है बाद में, कि ज्वालामुखी जो हमने पढ़ा है कि पृथ्वी के अंतर्गत तापमान कैसा है, बहुत ही ज्यादा है. और पृथ्वी के अंतर्गत तापमान ज्यादा होने की वजह से क्या होता है कि वहां पर जो वोल्केनो होता है, जो इंटरनल साइड में लिक्विड फॉर्म में होता है, उसकी बहुत ही हलचल ज्यादा होती है. और समटाइम वो क्या होता है, भूकवच के नीचे के ठोस, द्रव और गैसीय पदार्थ भूकवच की ओर ढकेले जाते हैं, यानी कि हमारी जमीन की ओर आ जाते हैं. When the substances come out of the earth's crust in an eruption and start flowing, it is called a volcano. ये जो लिक्विड फॉर्म में जो पदार्थ रहते हैं जमीन के अंदर जो रहते हैं, ये जब भूकवच के बाहर आ जाते हैं, भूपृष्ठ पर जब उसका विस्फोट होता है और जब वो जमीन के ऊपर आकर बहने लगते हैं तो उसे हम वोल्केनो कहते हैं, यानी कि ज्वालामुखी. देखिए लाइक दिस. What are the effects of a volcano? देखिए अभी इसके परिणाम या फिर इसके कारण हम देखेंगे. Number 1, the chemical substances such as lava, vapor, hot mud, sulfur, etc. get collected on the surface of the earth and thereby mountains and hills are created. बच्चों देखिएगा, जैसे कि हमने जियोग्राफी में पढ़ा है, भूगोल में पढ़ा है, लावारस, बाष्प, गर्म कीचड़, गंधक, ये जो रासायनिक पदार्थ हैं ये वोल्केनो से बाहर आ जाते हैं और इसके कारण पहाड़ और पहाड़ियां बनती हैं. Number 2, the atmosphere gets polluted due to the ash and gases ejected by the volcano. ज्वालामुखी से बाहर आने वाली
राख और गैसों के कारण वायुमंडल क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। नंबर 3, ऑफन इट रेन्स एज अ रिजल्ट ऑफ अ वोल्केनिक एरप्शन, ज्वालामुखी के कारण बारिश आने की संभावना भी ज्यादा होती है। नंबर 4, टेम्परेचर राइजेस ड्यू टू हॉट गैसेस, गर्म गैसों के कारण तापमान बढ़ता है। और नंबर 5 होता है बच्चों, फॉरेस्ट एंड सेटलमेंट्स गेट बरीड अंडर द हॉट मड, गर्म कीचड़ में जंगल बस्तियां दब जाती है। सो ये कुछ कारण है। वोल्केनोज एरप्ट इन द सी एज दे डू ऑन लैंड, जैसे कि जमीन पर वोल्केनो आता है वैसे समुद्र के अंदर भी होता है। The same substances that come out during the eruption of a volcano on the land are ejected during the eruption of a volcano in the sea. जमीन पर ज्वालामुखी के विस्फोट से जो पदार्थ बाहर आ जाते हैं वही सेम ज्वालामुखी पानी में जब होता है, समुद्र के अंदर होता है, तब वहां पे भी सेम पॉल्यूशन होता है। Some islands are created due to the eruption of volcanoes in the sea. समुद्र में ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण ही कुछ आइलैंड्स निर्माण हो चुके हैं। It is not possible to prevent the eruption of a volcano, to stop it after it erupts or to control it. देखो बच्चों कि ज्वालामुखी का विस्फोट टालना या फिर विस्फोट होने के बाद उसे रोकना या उसे नियंत्रित करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन however by means of science and technology, परंतु विज्ञान और तकनीकी की सहायता से इट इज पॉसिबल टू प्रेडिक्ट एन एरप्शन एंड हैड टू टेक इमीडिएट स्टेप्स फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। लेकिन अभी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप्ड हो चुकी है कि हमें पता चल जाता है कि कौन सी जगह पे ये सब होने वाला है, तो उससे पहले हम क्या कर सकते हैं, प्रिकॉशन ले सकते हैं और वहां से मूव हो सकते हैं। सुनामी, अभी देखिए इसको आपको बताती हूँ कि सुनामी मीन्स व्हाट, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। चलिएगा, व्हाट इज एन अर्थक्वेक, आपको पहले भूकंप क्या है वो पता है। एंड नंबर 2, व्हाट विल हैपन इफ एन अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक एरप्शन ऑक्योर एट द बॉटम ऑफ द सी, कि जब भूकंप और ज्वालामुखी का विस्फोट समुद्र के तल में हुए तो क्या होगा। तो देखिए बच्चे, अभी हम पढ़ेंगे, दिस इज द इमेज नंबर 10.4, सुनामी। एज ऑन लैंड अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनिक एरप्शंस ऑक्योर एट द बॉटम ऑफ द सी टू, जैसे कि बच्चों हमने पढ़ा कि जमीन की तरह सागर के तल में भी भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं। If an earthquake occurs at the bottom of ocean, the energy released push the water upwards. क्या होता है जब भूकंप महासागर के तल में होता है तो उससे जो निर्माण होने वाली जो ऊर्जा है वो पानी को क्या करती है, ऊपर की तरफ, इस तरह से कि वेव्स बहुत ऊपर की तरफ चले जाते हैं। एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दिस अ पेक्यूलियर टाइप ऑफ वेव्स आर फॉर्म, इस तरह से भयानक वेव्स तैयार हो जाती है। बट दे स्टार्ट स्प्रेडिंग वेरी फास्ट टू लॉन्ग डिस्टेंस, और ये बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ने लगती है। The velocity of these waves is 800 to 900 किलोमीटर पर आवर, और इनकी जो स्पीड होती है 800 से 900 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। When they reach a coastal area, their velocity is reduced. ये जब तटों की ओर पहुंचती है तब उनका वेग पहले की अपेक्षा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। But their height is found to have increased tremendously even to about 30 meters, लेकिन उनकी जो हाइट है वो कुछ कम नहीं होती। Such a wave generated by an earthquake or volcano occurring on the ocean floor is called a tsunami. Tsunami is a Japanese word which means harbor wave. महासागर के तल में होने वाले भूकंप और ज्वालामुखी के कारण जो निर्मित होने वाली लहरों को सुनामी कहते हैं। ये जापानी शब्द है और इसका मतलब होता है तटों पर आकर टकराने वाली पानी की बड़ी लहर। देखिए बच्चों, यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स ऑफ सुनामी, यानी कि सुनामी के हानिकारक प्रभाव हम भी यहाँ पे देखेंगे। नंबर 1, बिल्डिंग्स एंड अदर कंस्ट्रक्शंस आर डिस्ट्रॉयड, इमारतों या फिर जो अदर कंस्ट्रक्शन है वो पूरे के पूरे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। नंबर 2, देयर इज लार्ज स्केल लॉस ऑफ लाइफ एंड फाइनेंशियल लॉस, लोगों की जान जाती है, फाइनेंशियल लॉस होता है। नंबर 3, बोट्स एंड शिप्स नियर द कोस्ट गेट डैमेज्ड, और समुद्र तट के ऊपर जो बोट्स या फिर शिप्स होते हैं वो सब उनका भी नुकसान होता है। नंबर 4, ट्रीज गेट अपरूटेड, लैंडस्लाइड्स टेक प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, जो वृक्ष है वो उखड़ जाते हैं, लैंडस्लाइड्स यानी कि बड़े पैमाने पर भूस्खलन होता है, यानी जमीन धंस जाती है। नंबर 5, चेंजेस टेक प्लेस इन द ओरिजिनल लैंड नियर द कोस्ट गिविंग राइज टू स्वैम्प्स, यानी कि किनारों की मूलभूत जमीन बदलकर दलदली प्रदेश का निर्मित वहां पे हो जाता है। नंबर 6, ट्रैफिक ऑब्स्ट्रक्शंस अराइज, यातायात की दृष्टि से रुकावटें पैदा होती है। नंबर 7, the business or industry related to the sea are adversely affected and normal day-to-day life is disrupted. समुद्र संबंधी जो व्यवसाय, उद्योग धंधे हैं उनके ऊपर बहुत ही विपरीत परिणाम होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। और नंबर 8 है लार्ज स्केल डैमेजेस कॉज टू हार्बर्स, और बंदरगाह का भी भारी नुकसान होता है।
Precautionary measures यानी उपाय योजना when a tsunami wave is formed due to an earthquake on the sea floor, it is necessary that an immediate estimate is made of its progress and a warning of the danger is issued to the people in the coastal area. देखिए समुद्र के तल में होने वाले भूकंप के कारण अगर सुनामी लहरें तैयार होने वाली है तो तुरंत उसका अंदाजा लेकर किनारे के लोगों को खतरे की सूचना देना आवश्यक होता है. फॉर दिस पर्पज इसीलिए एन आर्टिफिशियल जियोस्टेशनरी सैटेलाइट इज ऑफ ग्रेट यूज. और कृत्रिम भूस्थिर उपग्रहों की मदद से ये काम हो सकता है. स्टॉर्म्स यानी कि ये देखिए बहुत जोर का तूफान आना. व्हाट गिव्स राइज टू अ स्टॉर्म, व्हाट आर देयर इफेक्ट्स. देखिए बच्चों तूफान कैसे तैयार होते हैं और उससे क्या क्या प्रभाव देखते हैं हम. वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द इंफॉर्मेशन of storms and their effects. Suppose you are caught in a storm, what will you do to keep yourself safe? पिछली कक्षा में आपने पढ़ा है तूफान की निर्मिति और उसके प्रभाव की जानकारी. तो अभी किसी तूफान में अगर आप फंस गए तो आप कैसे करोगे. तो देखिएगा ऑलवेज रिमेम्बर, हमेशा ध्यान में रखो. नंबर वन रेगुलरली कट डाउन ट्रीज और ब्रांचेस दैट आर लाइकली टू फॉल एंड कॉज डैमेज. इमारत पर गिरकर हानि पहुंचा सकने वाले जो वृक्ष हैं उनकी नियमित रूप से छटाई और उन्हें हटाना चाहिए. इफ यू आर आउटसाइड टेक शेल्टर इन अ सेफर प्लेस. बाहर हो तो एक निश्चित रूप से सेफ जगह पे जाओ. नंबर 3, इफ यू आर अवे फ्रॉम होम इन्फॉर्म योर क्लोज रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स अबाउट योर एग्जैक्ट लोकेशन. घर से अगर दूर हो तो अपने जो परिवार वाले हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको आपका लोकेशन बताओ. नंबर 4, एट होम शट द वाल्व्स ऑफ गैस रेगुलेटर्स एंड टर्न ऑफ द इलेक्ट्रिक सप्लाई. गैस का जो नॉब होता है उसको आप क्या करो, बंद करो और इलेक्ट्रिक सप्लाई पूरा बंद कर दो, स्विच ऑफ कर दो. मेक टेलीफोन कॉल्स टू वार्न योर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स अबाउट द प्रोबेबल डेंजर. टेल देम टू गो टू अ सेफर प्लेस. अपने परिवार वालों को, फ्रेंड्स को बता दो. गिव टेम्पररी शेल्टर टू पीपल हु आर फार अवे फ्रॉम देयर होम्स. और लोगों को अगर मदद की जरूरत है उनकी मदद जरूर करो. नेशनल इंस्टीट्यूशंस. United Nations established a standing international organization UNDP in 1965. संयुक्त राष्ट्र संगठन ने 1965 में एक अंतरराष्ट्रीय संगठन की स्थापना की है. About 177 nations from all over the world are members of the UNDP. यूनाइटेड नेशन का जो ये ऑर्गेनाइजेशन है तो इसके 177 जो नेशंस है, कंट्रीज है, वो पहले से इसमें शामिल हो चुके हैं. वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ दिस organization is to send equipment, financial aid and also volunteers to the place of the disaster. देखिएगा इस संस्था का मुख्य कार्य आपदा के समय साधन सामग्री, आर्थिक मदद और जो लोग होते हैं मदद करने वाले उनको लोकेशन पे भेज देते हैं. In addition, international medical teams and groups of other experts are also sent. और अंतरराष्ट्रीय जो भी डॉक्टर्स वगैरह रहते हैं, मेडिकल टीम है, उनको भी इमीडिएट जगह पे भेजा जा सकता है. Note, refer to the lesson on winds in the standard 7th in the geography textbook and read the part about storms. देखिएगा आपने अपनी जियोग्राफी के बुक में भी स्टॉर्म से रिलेटेड टॉपिक लर्न करो. 30th अक्टूबर इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन. सबसे महत्वपूर्ण बात है 13 अक्टूबर अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक प्रतिबंध दिन है. सो चलिए, आई होप कि टेक्नो सपोर्ट यानी क्या कि विद द हेल्प ऑफ योर टीचर प्रिपेयर अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑन इफेक्ट्स ऑफ नेचुरल कैलामिटीज एंड मेजर ऑफ देयर मैनेजमेंट एंड प्रेजेंट इन द क्लास. कि टेक्नोलॉजी की मदद लो, गूगल की मदद लो, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस है. सो उससे आप क्या कर सकते हो, इफेक्ट्स ऑफ नेचुरल कैलामिटी एंड मेजर्स फॉर देयर मैनेजमेंट का एक अच्छा सा प्रेजेंटेशन बनाओ और उसको अपने क्लास में प्रेजेंट करो. तो चलिए जल्दी मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए थैंक यू सो मच. टेक केयर एंड बाय बाय.